तो 10 के दस्तावेज में सबसे पहले बात, लखीमपुर खीरी में गोला उपचुनाव से पहले एक जाति के अधिकारियों की छुट्टी पर जाने पर सपा के हमलावर बने। सपा ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जबरन एक जाति विशेष के लोगों को छुट्टी पर भेज दिया पुलिसकर्मियों को। सपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले। आती है भाजपा की सोच पर और पूरा जातिवादी चरित्र भाजपा का सामने निकल के आया है। यादवों की सुनने में आया छुट्टियां की गई हैं और इससे पूर्व भी ये कर चुके हैं कमाल। 2017 का जब नगरपालिका का चुनाव था, कार्तिक तिवारी हमारा भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था मोहम्मदी में, और एन काउंटिंग के एक दिन पहले वहाँ के यादव एसडीएम को हटा के और बिना चुनाव आयोग की अनुमति के वहां पर उन्होंने नगरपालिका के चुनाव में किया था। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। 31 अक्टूबर को सीएम योगी अमन गिरी के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गांव-गांव जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट की अपील की। साथ ही अमन गिरी के लिए प्रचार करने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री बलदेव औलख और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा भी मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, सपा महामंत्री रवि वर्मा प्रचार में जुटे हुए हैं और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जो गोला गोकर्णनाथ की उपचुनाव में लगातार वोट मांग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये आज डोर टू डोर के साथ में अब बूथ स्तर पर आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या नहीं, हमारा संगठन का स्ट्रक्चर बूथ तक है और हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत और जनता से उनके संपर्क संवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी इस सेक्टर की और हमें चुनाव तक क्या क्या काम करने हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनसमर्थन के साथ हम लोग विधानसभा में पहुँचे। तो इसकी आज बैठक में हम लोगों ने की है। मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और सब लोग पूरे मनोयोग से पूरी मेहनत करके चुनाव लड़ा रहे हैं और 100% भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिलेगा। और अरविंद गिरी पिछली बार से भी ज़्यादा, मतलब अरविंद गिरी जी के बाद उनके बेटे अमन गिरी जी पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से विधानसभा में निर्वाचित होकर जाएंगे। प्रदेश सरकार में कई मंत्री लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, पार्टी है, कार्यकर्ता के नाते सब लोगों को अपना काम करने का अधिकार है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब अल्टीमेटली पार्टी के तो वर्कर हैं, मंत्री भी हैं, तो पार्टी के नाते चुनाव पार्टी लड़ रही है तो सब कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे हैं। बूथ अध्यक्ष भी कर रहे हैं, सेक्टर प्रभारी संयोजक भी कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष भी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का साफ कहना है कि पिछली बार से ज़्यादा से अमन गिरी इस बार जीतेंगे। नवीन अवस्थी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि घर घर जाके वोट मांगना यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जनता का रुझान और जो जनता का वो दिख रहा है। मैं तो आया था गोला में बाबा के दर्शन करने, लेकिन जब मैंने देखा लोगों से मिल रहा था, रास्ते में मुलाकात हो रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो एक तरफा चल रहा है। बिल्कुल केवल योगी जी, मोदी जी और अरविंद गिरी जी का जो नाम है, उनके जाने के बाद पता चला कि वो कितना बड़ा नाम छोड़ गए अपने पीछे। इस तरीके से किसानों को परेशान करने का काम किया गया। रोजगार के नाम पर ये सरकार पूरी तरीके से शून्य दिखाई पड़ी। इन सब चीज़ों के लिए एक उनसे बदला लेने का भी वक्त है और उनकी ताबूत में एक पहली कील ठोकने का भी ये वक्त है। मेरी जनता से गुजारिश है कि जनता आने वाली 3 तारीख को साइकिल वाला बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो कवायद है वहां पर लगातार चल रही है। दोनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आजम खान की। आजम खान के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई के तहत केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। आजम खान का नाम लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के निशाने पर खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान है, जिन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि राजनीति में विद्वेष की भावना की जगह नहीं होती है।
और अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी भी लिखी है। वो लिखते हैं, भाजपा जब से सत्ता में आई है विपक्ष के प्रति उसके बदले की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आगे अखिलेश यादव क्या लिखते हैं देखिए। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति भाजपा का रवैया दुश्मनी जैसा है और ये लोकतंत्र में अवांछनीय है। भाजपा सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के लोकप्रिय समाजवादी नेता मोहम्मद आजम खां साहब हैं, जिन पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद आजम खां साहब की जो रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि है। मोहम्मद आजम खां संविधान और धर्मनिरपेक्षता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। विधानसभा में उनके अकाट्य तर्कों और तीखे बयानों से भाजपा नेता असहज थे, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। तो ये अखिलेश यादव की चिट्ठी का सार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विकास कार्यों और परियोजनाओं का श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार खुद को विकास पुरुष और विरोधी को नकारा बताने वाले नेता भाषाई सीमाओं को लांघ जाते हैं। ऐसा ही कुछ जौनपुर में हुआ, जहां पर बसपा सांसद ने भाजपा के नेताओं को सांड कह दिया। श्याम सिंह यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने भाजपा नेताओं को सांड बताते हुए कहा कि वो कहीं भी घुस जाते हैं, बोर्ड लगाकर विकास कार्यों को अपना बताने लगते हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं इस समय, ये सब सांड की तरह हैं, क्योंकि जहां चाहे वहां घुस जाए, जिसके काम पर चाहे उसके बोर्ड लगा दे अपना, समझ नहीं। लेकिन हाँ, मैं विपक्ष में रहते हुए थोड़ा कमजोर जरूर हूं, लेकिन हौसला है। अगर सांड मेरे खेत में घुसेगा तो उसे डंडा लेके दौड़ाऊंगा, मारूंगा। मुजफ्फरनगर की खतौली तहसील के शाहपुर गांव में एक संत सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि केजरीवाल का हर बयान पॉलिटिकल स्टंट होता है। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कांग्रेस पर भी वार किया। साथ ही मेरठ में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले पर कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई आएगा तो चुनाव आने पर वो हनुमान चालीसा भी याद कर लेते हैं, भले ही गलत क्यों ना याद करें। और चुनाव के बाद वो हनुमान जी से लेकर और देवी देवताओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आते। जनता जानती है कि उनका हर बयान पॉलिटिकल स्टंट होता है, जो सत्यता से दूर होता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मुसलमानों को वोटर की निगाह से नहीं देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने आजम खान के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि अदालत का फैसला सभी को मानना चाहिए। मौलाना ने कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि इससे हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप होता है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास जी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आज बैठक में क्या रहा? आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में इस वक्त जो हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, 3 साल पूरे हो गए थे, वो चुनाव आज उनको फिर मौलाना साहब मेहंदी साहब को फिर उसका अध्यक्ष री-इलेक्ट किया गया है। दूसरे हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो मुंबई में होगा 18 दिसंबर को, इस पर चर्चा हुई है। उसके अलावा कॉमन सिविल कोर्ट, शाह सलमान की विज़िट जन्नतुल बकी, इसके अलावा जनसंख्या बिल और मदारिस अरबिया का सर्वे, इसको लेकर चर्चा हुई है। कॉमन सिविल कोड पर क्या चर्चा हुई? कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। हमारे यहाँ निकाह का मसला है, तलाक़ का मसला है, मीरास का मसला है और दूसरे मसाइल हैं। हमारा हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के गुलदस्ते हैं, फूल हैं। इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी रहते हैं। लिहाजा कॉमन सिविल कोड लाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मुखालिफत करता है। मदरसों के सर्वों को लेकर भी ना इत्तेफाकी है? देखिए, मदारिस अरबिया के सर्वे को लेकर के ना इत्तेफाकी इसलिए है कि जो मदरसे सरहद के ऊपर हैं, अगर सरकार को उसके ऊपर शक है तो सरकार ज़रूर उसको देखे। हम भी चाहते हैं, हम भी इसमें सरकार के साथ हैं, मगर अगर से सरकार सारे मदरसों को शक की निगाह से देखे तो गलत है। गुजरात चुनाव में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अलीगढ़ के मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने भी कॉमन सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चुनाव के वक्त भी कॉमन सिविल कोड की बात की गई थी। इसका मतलब है कि क्या ये चुनावी कोड हो गया है? कॉमन सिविल कोड को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। देश में जब भी चुनाव आता है, हर जगह हर चुनावी सरगर्मियों को लेकर सिर्फ एक उनका मैनिफेस्टो एजेंडा आ जाता है कि साहब कॉमन सिविल कोड लाया जाए। आप ये देखिए, अभी उत्तराखंड में जब इलेक्शन आया तो वहाँ के कैबिनेट ने कहा कि साहब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। अभी गुजरात में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी कोड हो गया है? और लोगों को चाहिए कि सरकारों को चाहिए कि देश की और प्रदेश की जो मेन फाउंडेशन है उस पे तवज्जो देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये बात कही कि कॉमन सिविल कोड की जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है। अगर उनको कैबिनेट में चर्चा करनी है तो बिल्किस बानो का जो मामला इतना बड़ा हुआ है उस पर चर्चा करिए, उससे और आपको सिंपैथी मिलेगी। सहारनपुर में शनिवार को आपसी सौहार्द को मजबूत करने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सद्भावना संसद का आयोजन हुआ। इसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री सदीकुल्ला चौधरी भी शामिल हुए, लेकिन सद्भावना मंच के बहाने ममता बनर्जी के मंत्री ने इशारों में यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश में भेदभाव का आरोप लगा दिया और इसके लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जब ममता सरकार के मंत्री से सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कौन भेदभाव कर रहा है, तो सदीकुल्ला चौधरी ने जवाब देने के बजाय मीडिया पर ही हमला बोल दिया। मेरी गुजारिश है कि अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करना चाहते हो, मुत्तहिद रहो। हिंदुस्तान का दुश्मन बनना चाहो तो भेदभाव फैलाओ। और मैंने कहा बदनज़री लगी हुई है, दूसरे लोग यहाँ निगाह फैल रखे हुए हैं। ये लोग जितना लड़ेंगे लोगों को मौका मिलेगा हिंदुस्तान को खाने का, चूसने का। प्रयागराज में खराब प्लेटलेट चढ़ाने के बाद मौत का शिकार हुए युवक के परिजनों ने सीएमओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजन ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान मृतक के रिश्तेदार ने सीएमओ ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को रोक लिया। 19 अक्टूबर को ग्लोबल हॉस्पिटल में खराब प्लेटलेट चढ़ाने से प्रदीप पांडे नाम के शख्स की मौत हो गई थी। वहीं सीएमओ ऑफिस पर हुए प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। सवाल यही है कि आखिर इस मामले में गिरफ्तारी अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल मालिक की क्यों नहीं हो रही? जिस कानपुर विकास प्राधिकरण पर शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी है, वहां अफसरों को खींचतान से प्रोजेक्ट्स पर ग्रहण लग रहे हैं। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे निर्माण के मानचित्र को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण ने सवाल खड़ा कर दिया है। पत्र जारी होने के बाद अफसरी खेमे में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई। सरकारी विभागों में अफसर अपने मुताबिक काम करते हैं, लेकिन कई बार अपनी मनमानी के चलते विभागों की योजनाएं फंसती नजर आती हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण और कानपुर नगर निगम की बाउंड्री सटी हुई है, लेकिन यहां पर एक पत्र से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव शत्रुघ्न वैश्य ने नगर निगम के नगर आयुक्त को एक पत्र लिखा और पत्र में प्रमुख सचिव आवास के निर्देशों का हवाला देते हुए बिना नक्शे के पास की गई या निर्माण कार्य कराई जा रही बिल्डिंग्स के नक्शे पास कराने की बात कही और ये भी लिखा कि इस पर विधिक कार्रवाई, चूँकि ऊपर से कहा गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस तरीके के निर्देश दिए गए थे, इसलिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। दरअसल कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन को एक सरकारी चिट्ठी का ग्रहण लगता दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये चिट्ठी किसी बाहरी ने नहीं, खुद कानपुर विकास प्राधिकरण ने नगर आयुक्त को जारी की है और कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे निर्माणों के मानचित्र को लेकर प्राधिकरण ने सवाल खड़ा कर दिया है। पत्र जारी होने के बाद अफसरी खेमे में ज़बरदस्त उठापटक शुरू हो गई है और मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तमाम बड़े प्रोजेक्ट कार्य जारी हैं। स्मार्ट रोड, कन्वेंशन सेंटर, स्मार्ट पार्किंग पार्क, इंडोर स्टेडियम समेत अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट पर रात दिन काम चल रहा है और उनमें से कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो लगभग पूरे हो चुके हैं। इमारतें तनकर खड़ी हो गई हैं। शहर के आला अफसर उद्घाटन की तैयारी बना रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये लेटर जब जारी हुआ है तो प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कानपुर विकास प्राधिकरण के
सचिव शत्रुघ्न वैश्य से जब हमने इस बाबत बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बाबत कुछ भी कैमरे पर बोलने से साफ मना कर दिया। लेकिन नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने इस पर कहा कि उनको लेटर मिला है और लेटर के मुताबिक यानी नियमों के मुताबिक जो होगा वो इस पर आगे काम करेंगे। कुल मिला के चर्चा इस बात की है कि नगर निगम और कानपुर विकास प्राधिकरण में अफसरों के बीच क्या चल क्या रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। ये जो लेटर आया है उसको हम लोग नियमानुसार हम लोग अपने जो नियम है उसके तहत हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जितने नक्शे पास कराना है वो भी पास करा के सुनिश्चित कर लेंगे। वाराणसी में शनिवार को गंगा के किनारे प्रसिद्ध तुलसी घाट पर श्री कृष्ण की नाग नथैया लीला का आयोजन किया गया। करीब 450 साल से लगातार इस लीला को आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और गंगा में थोड़ी देर के लिए यमुना जैसा दृश्य उतर आता है। जब श्री कृष्ण बाल रूप में जल से निकले कालिया नाग का मर्दन करते हैं। देखिए, ये वही नाग नथैया लीला है जो लगभग 450 साल से चली आ रही है और इस परंपरा को काशीवासी निभा रहे हैं। मान्यता है कि भगवान कृष्ण आज साक्षात यहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ किसी को कोई इनविटेशन नहीं मिलता है। चौथ के दिन ये लीला संपादित होती है और देखिए सारे लोग स्वयं वो यहाँ पर आ जाते हैं। पूरी काशी यहाँ रहती है। पहले 400 वर्ष लगभग इसको शुरू किए गोस्वामी जी को हुआ और ये अनवरत कभी इसमें विराम नहीं लगा है और कभी ब्रेक नहीं हुआ है। इवन कोरोना काल में भी ये लीला हुआ है और ऐसे ही रौनक के साथ हुआ है। तो हम तो कहते हैं ये भगवान की कृपा वर्षा है और ऐसे चलते रहे। और चलिए अब बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ। उगी है आदित्य मलपुर बाबा की ओरिया, देख खातिर तर से लने। छठ पर्व को लेकर डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, नदियों, घाटों, सरोवर पर जल पुलिस की तैनाती के निर्देश है। बाढ़ राहत टीम और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। घाटों पर पुलिस, ट्रैफिक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। घाट नदी पर साफ सफाई और बिजली की पर्याप्त इंतजाम हो। घाटों पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी रहेगी और एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पेट्रोलिंग टीम भी सक्रिय रहेगी। तो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच छठ महापर्व का आयोजन हो, समापन हो, इसको लेकर डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नदी, घाट, सरोवर पर जल पुलिस तैनात की जाएगी। गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा। पुलिस, ट्रैफिक और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था रहेगी और साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। तो घाट पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पेट्रोलिंग टीम भी सक्रिय रहेगी। छठ पर्व को लेकर डीजीपी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। गाजियाबाद में छठ घाटों को सजाने का काम जारी है। अधिकारी दिन रात कैंप कर रहे हैं। हम आपको हिंडन घाट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां इन दिनों सूरत बदल गई है। यहां छठ के मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हिंडन छठ घाट को बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया है। फूलों की माला और लाइटिंग के अलावा श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल की भी व्यवस्था की गई है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन नदी छठ घाट पर और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। जो 5 दिन पहले की तस्वीर थी उससे अब ये तस्वीर उलट है। यहाँ पर गंदगी के अंबार थे, अब वहाँ पर साफ सफाई है और चुस्त और दुरुस्त है। यहाँ पर जो गाजियाबाद के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो दिन और रात यहाँ पर लगे हुए हैं। जो कर्मचारी हैं वो दिन और रात यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं बात की जाए गाजियाबाद के हिंडन नदी की, तो हिंडन नदी में जो पानी जो बहुत कम था, अब यहाँ पर काफ़ी पानी देखने को मिल रहा है। पीछे से यहाँ पर पानी छुड़वाया गया। वहीं एक व्यवस्था और की गई है गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से। गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से यहाँ पर छठ घाट पर टोटियाँ लगाई हैं, यानी कि जब कोई भी श्रद्धालु इस पानी के अंदर से बाहर आए तो वो इस साफ पानी में स्नान भी कर सकता। यहाँ पर कल शाम, यानी कि यहाँ पर शाम को इस समय लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और छठ मैया का जो त्यौहार है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे।
गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और 10 दस्तावेज में आज के लिए फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।